नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र पांडे। आज हम आपके सामने लेख और निबंध की परिभाषाएं एवं उनके बीच का अंतर तथा लेखन कौशल और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय का मुख्य उद्देश्य है लेख के बारे में जानना, निबंध के बारे में जानना, लेख और निबंध के बीच में अंतर क्या है इसके बारे में समझना, लेख और निबंध के लिए आवश्यक लेखन कौशल को जानना, लेख और निबंध लिखते वक्त ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। लेख क्या होते हैं, इनके बीच में समानता क्या होती है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी प्रासंगिकता क्या है, इनके लेखन की आवश्यकता क्या है, लेख लिखते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और यह निबंध से किस प्रकार भिन्न होता है, निबंध और लेख में समानता क्या है, निबंध की आवश्यकता क्या है, लेख और निबंध के लिए आवश्यक लेखन कौशल क्या होना चाहिए। यह दोनों विधाएं दिखने में लगभग एक जैसी दिखती हैं, परंतु लेखन में किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है यह भी इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। लेख और निबंध में सूक्ष्म अंतर होने के कारण लेखक एक विधा से दूसरी विधा में बहक जाने का खतरा बना रहता है। इस बारे में इस आलेख में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेख और निबंध की मूलतः प्रवृत्ति एक जैसी होती है। दोनों तरह के लेखन में विचारों का समावेश होता है। लेखक पत्रकारिता लेखन की विधा है, जबकि निबंध साहित्य लेखन की। दोनों के बीच यही प्रमुख भिन्नता है। वैसे पत्रकारिता को भी जल्दी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। इस तरह से हम देखें तो लेख और निबंध के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। यह अंतर उसके विषय वस्तु से संदर्भित रहता है। लेख के विषय वस्तु में समसामयिक समस्याओं, घटनाओं आदि को लिया जाता है। लेख विषयगत होता है और विषय का प्रतिपादन ही लेख की प्रधान विशेषता है। इसमें लेखक की आत्माभिव्यक्ति का अभाव नहीं रहता, पर उसकी प्रधानता भी नहीं रहती, जबकि आत्माभिव्यक्ति निबंध का लक्ष्य है। निबंध भावों का निरूपण है एवं इसकी शैली लेख से पृथक होती है। इस तरह से हम देखें तो लेख और निबंध के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। यह अंतर उसके विषय वस्तु से संदर्भित रहता है। लेख के विषय वस्तु में समसामयिक समस्याओं, घटनाओं आदि को लिया जाता है। लेख विषयगत होता है और विषय का प्रतिपादन ही लेख की प्रधान विशेषता है। इसमें लेखक की आत्माभिव्यक्ति का अभाव नहीं रहता, पर उसकी प्रधानता भी नहीं रहती, जबकि आत्माभिव्यक्ति निबंध का लक्ष्य है। निबंध भावों का निरूपण है एवं इसकी शैली लेख से पृथक होती है। अतः निबंध और लेख दोनों ही भिन्न साहित्यिक विधाएं हैं। लेख में आत्माभिव्यक्ति के बजाय तटस्थता ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें पाठकों को आकर्षित करने के लिए तथ्यों आदि पर जोर दिया जाता है। इसमें भावों की प्रधानता कम होती है, जबकि भावपूर्ण प्रस्तुति के बिना निबंध की रचना संभव नहीं होती। किसी भी समाचार पत्र में मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, समाचार और विचार। समाचार में मुख्यतया समाचार और फीचर आते हैं, जबकि विचार पक्ष में संपादकीय और अग्रलेख आते हैं। इसे अंग्रेजी में एडिटोरियल कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाचार, फीचर, संपादकीय और लेख किसी भी समाचार पत्र के प्रमुख अंग होते हैं। समाचार, फीचर और संपादकीय तात्कालिक घटनाओं से संबंधित होते हैं, जबकि लेख सामयिक घटनाओं और समस्याओं से संबंधित। एक दिन में पुरानी घटना दैनिक समाचार पत्र के लिए बासी हो जाती है। इसलिए अधिकांश समाचार पत्र प्रकाशन तिथि से ठीक एक दिन पहले की घटनाओं पर आधारित होते हैं और संपादकीय प्रायः 2 दिन पूर्व की घटनाओं पर। लेकिन लेख सामयिक घटना, विचार, कार्य, आंदोलन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव, विकास या ह्रास से संबंधित होते हैं। अग्रलेख का संबंध अत्यंत सामयिक घटना या समस्या से होता है। लेख की परिभाषा के रूप में देखें तो लेख का शब्दार्थ है लिखा हुआ, परंतु वर्तमान में मीडिया में इसकी पहचान समसामयिक विषयों पर गहन दृष्टि डालता हुआ उसके उचित समाधान से संबंधित रचना लेख कहलाती है। मीडिया जगत में किसी विषय पर लिखा गया लेख व्यक्ति के चिंतन, विचार, घटनाओं, समस्याओं और उसके निराकरण का सम्मिश्रण होता है।
विभिन्न विषयों पर सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, समसामयिक, ज्ञानवर्धक एवं प्रवाहमयी लेखन को लेख के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत संपादकीय, अग्रलेख, टिप्पणी, स्वतंत्र लेख, साप्ताहिक, भविष्य, महिला एवं बाल विषयक चिंतनशील सामग्री आदि होती है। लेख तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्क संगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का भाष्य प्रस्तुत करना है, जिससे सामान्य पाठक उसके महत्व को समझ सके। एक अच्छे लेख के गुण। डॉक्टर हरिमोहन के अनुसार एक अच्छा लेख समसामयिक घटना या विशेष समाचार से संबंधित होता है, तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष और निजी मत का भी समावेश होता है। एक अच्छे लेख में संक्षिप्त एवं स्वतःपूर्ण टिप्पणी भी दी जाती है। आत्मीयता एवं विश्वसनीयता का समावेश होता है। लेख में उबाऊपन के बजाय रोचकता का समावेश होता है। एक अच्छे लेख में आलोचना, प्रशंसा, सुझाव, मार्गदर्शन अथवा चेतावनी का स्वर भी रहता है। लेख कई प्रकार के होते हैं और इनके विषय क्षेत्र भी तरह तरह के होते हैं, जैसे लेख विचारात्मक लेख, भावात्मक लेख, व्याख्यात्मक लेख, परिचयात्मक लेख, गवेषणात्मक लेख आदि। लेख चाहे भी जिस तरह का हो, उनमें प्रायः आलोचना का पुट जरूर होता है। लेख सामयिक घटना, विचार, कार्य, आंदोलन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक बदलाव, विकास या ह्रास आदि विषयों से संबंधित होते हैं। लेख तात्कालिक किंतु बड़ी और विशिष्ट घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। ये क्रमशः दैवीय आपदाओं, राजनीतिक हलचलों या आंदोलनों के पक्ष या विपक्ष, सांस्कृतिक उत्सव या पर्व त्योहारों और ऋतुओं तथा मौसम से संबंधित होते हैं। दैवीय या प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक हलचलों या आंदोलनों से संबंधित लेख अन्य विषयों से संबंधित लेखों से विचारोत्तेजक और गंभीर होते हैं। एक अच्छे लेख लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। एक अच्छे लेख लिखते समय लेखक को ईमानदारी के साथ और संपूर्ण रूप से तथ्य पेश करने चाहिए। लेख लिखते समय लेखक को कभी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। लेखक द्वारा गलती होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए उसे हर तथ्य खूब जांच परख कर ही प्रस्तुत करना चाहिए। सभी उपलब्ध सूचना के प्रकाश में बराबर स्वयं के निजी निष्कर्षों की समीक्षा करते रहना चाहिए। लेखक में विश्वास की दृढ़ता और लोकतांत्रिक जीवनदर्शी के प्रति निष्ठा का साहस होना चाहिए। व्यावसायिक ईमानदारी के श्रेष्ठतम मानदंडों के अनुरूप पूरा उतरने के लिए अपने सहयोगियों के प्रयास का समर्थन देना चाहिए। अब निबंध की परिभाषा देखते हैं। हिंदी का निबंध अंग्रेजी के शब्द एस्से का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का एस्से शब्द फ्रेंच शब्द ESSAI से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। एस्से में उसका लेखक अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज और स्वाभाविक रूप में पाठक के सामने रखता है विषय को। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंतेय माने जाते हैं। निबंध को परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं, अपने निबंधों का विषय स्वयं मैं हूँ। ये निबंध अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास मात्र है। इसमें मेरे निजी विचारों और कल्पनाओं के अतिरिक्त कोई नवीन कुछ नहीं है। सारी दुनिया की भाषाओं में निबंध को साहित्य की सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता आधुनिक युग में ही मिली है। आधुनिक युग में ही मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों के से मुक्ति के द्वार दिखाई पड़ा है। इस मुक्ति से निबंध का गहरा संबंध है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है, वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। इस प्रकार निबंध में निबंधकार की स्वच्छंदता का विशेष महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निबंध लेखक अपने मन
की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न दृष्टियों में देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। इसका तात्पर्य यह है कि निबंध में किन्हीं ऐसे ठोस रचना नियमों और तत्वों का निर्देश नहीं दिया जा सकता जिनका पालन करना निबंधकार के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा। इस आत्मीयता के फलस्वरूप निबंध लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से अभिभूत नहीं करना चाहता। हिंदी भाषा में निबंध शब्द का अर्थ बंधा हुआ होता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर में निबंध का अर्थ बंधन दिया गया है। किसी भी निबंध पर एक योजना बनाकर सरल, रोचक, आकर्षक और स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इस अर्थ के अनुसार भी लेखक चुने हुए विषय के ऊपर अपने स्वयं के विचार अथवा मत प्रकट करता है। इतिहास बोध परंपरा की रूढ़ियों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्त कराता है। निबंध की विधा का संबंध इसी इतिहास बोध से है। यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। निबंध की सबसे अच्छी परिभाषा यह मानी जाती है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। अब निबंध की विशेषताएं देखते हैं। निबंध की मुख्यतः 4 विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला, व्यक्तित्व का प्रकाशन। दूसरा, संक्षिप्तता। तीसरा, एक सूत्रता। और चौथा, अन्वित का प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रकाशन में निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप में पाठक के सामने प्रकट होता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है। यही कारण है कि मैदान में स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होती है, निबंध पढ़ने पर मन को वैसा ही आह्लाद होता है। अतः निबंध की सर्वप्रथम विशेषता है व्यक्तित्व का प्रकाशन। संक्षिप्तता निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गठा होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियां होती हैं और अनुभूतियों में गठाव कसाव के कारण तीव्रता रहती है। फलतः निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। निबंध की सफलता श्रेष्ठता उसकी संक्षिप्तता है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध को निकृष्ट बनाने का कार्य करता है। एक सूत्रता, कुछ लोगों के विचारानुसार निबंध के क्रम अथवा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग होता है। फिर भी निबंध में वैयक्तिक विशेषता का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार पागलों की तरह अर्थहीन भावहीन प्रलाप करे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का प्रकाश रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर उसे जगह जगह तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप में कोई संबंध न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठयोगियों के आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ ना हो। अन्वित का प्रभाव, जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती हैं,
अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रथित होकर ही माला का सौंदर्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार, चिंतन, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक आवेश आपस में अन्वित होकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। निबंध का शिल्प विधान जानते हैं। निबंध के लिए कोई शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों से नहीं बांधा जा सकता। पर सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहला है विषय निरूपण एवं भूमिका, दूसरा व्याख्या और तीसरा निष्कर्ष। पहला है विषय निरूपण या भूमिका। विद्यार्थी को अपने मत अथवा विचारों का निरूपण सर्वप्रथम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से विचारों का प्रतिपादन करता है। सबकी विचारधारा तथा चिंतन प्रणाली भिन्न होती है। हर व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से अपने विषयों को ग्रहण करता है, अतएव हर व्यक्ति के विचार की रीति भिन्न हुआ करती है। कोई आरंभ में ही विचारों का निचोड़ 1-2 पंक्तियों में रख देता है, कोई अपने विचारों का क्रमिक विभाजन करता है और कोई सूत्र शैली में अपनी बात कह डालता है। इस प्रकार कथन के ढंग अनेक और भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों की भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए उसी दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय भी उसी दृष्टिकोण से देना चाहिए। ऐतिहासिक तथा भावनात्मक निबंधों के विषय में भी ऐसे ही कार्य करने चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। यहाँ विद्यार्थी को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। उस विषय को कई खंडों में बांटना चाहिए और एक अनुच्छेद से एक ही खंड पर प्रकाश डालना चाहिए। बातों में सिलसिला होना चाहिए। जो बात पहले लिखी जाए उसे पीछे लिखने से निबंध का महत्व घट जाता है। इस अंश में दूसरों के अनुकूल मतों का सहृदयता पूर्वक खंडन भी किया जा सकता है और अंत में समाप्ति या निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश 2-4 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। अंत इस तरह का हो कि पाठक को जान पड़े कि अब इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रत्येक दशा में यह ध्यान रखना चाहिए कि समाप्ति वाक्य ऐसे हों कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ा दें, साथ ही स्थापित विचारों का पोषक भी हों। निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। निबंध लिखने के लिए हमें कुछ एक जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे विषय की प्रासंगिकता, रचनात्मक चिंतन और अभिव्यक्ति। अच्छे निबंध की पहली विशेषता है विषय वस्तु की पकड़। इसका अर्थ है कि आप जिस भी विषय को चुनें उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। अधिकार का तात्पर्य है संबद्ध अवधारणाओं, विचारों, दृष्टिकोणों, समस्याओं और संभावनाओं आदि का स्पष्ट, निश्चित एवं सुसंबद्ध ज्ञान। मान लीजिए आप नारी समस्या या लैंगिक विषमता की समस्या पर निबंध लिखने बैठे हैं और नारीवाद, समान नागरिक संहिता जैसी धारणाओं और उनके विषय के संबंध में आप अनभिज्ञ हैं, तो यह साफ दिख जाएगा कि आप एक बहुत सतही दृष्टि से लिख रहे हैं। आज की जटिल विश्व प्रणाली में प्रत्येक वस्तु गहराई से अन्य वस्तुओं, पक्षों से जुड़ी है। विषय पर पकड़ होने का अर्थ यह है कि आप समस्या विषय के समग्रतावादी दृष्टिकोण से देख सकें, सभी संबद्ध पक्षों पर गहन टिप्पणी कर सकें। कुल मिलाकर निबंध में एक वैचारिक गहराई एवं सूक्ष्म चिंतन परिलक्षित होना चाहिए। किसी भी किस्म की स्थूलता आपके सारे प्रयास को बिगाड़ सकती है। अच्छे निबंध की दूसरी विशेषता है चुने हुए विषय के साथ अभ्यर्थी के ज्ञान की प्रासंगिकता। कई बार ऐसा होता है कि हम एक विषय के कुछ पक्षों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर प्रश्न में उसके किसी एक पक्ष को ही पूछ लिया जाता है।
ऐसी स्थिति में प्रायः अभ्यर्थी अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाते और अपना सारा ज्ञान उड़ेल ही देते हैं। यह एक दूसरे प्रकार का सतहीपन या बचकानापन है। आपका ज्ञान जितना भी हो वह उतना ही प्रस्तुत करें जितना करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था पर संपूर्ण तैयारी की हो और निबंध केवल महिला आरक्षण के संबंध में पूछ लिया जाए, तो एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के बाद वही लिखें जो महिला आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक हो। प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि आप विषय को समझते हैं। अच्छे निबंध की तीसरी विशेषता है रचनात्मक तरीके से सोचने की अभ्यर्थी की योग्यता। यहाँ यह विचार करना आवश्यक है कि रचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है। रचनात्मक चिंतन के दो अर्थ संभव हैं। पहला नया चिंतन और दूसरा सकारात्मक चिंतन। नया चिंतन वह है जो चिंतन के आधार पर कुछ नवीन निष्कर्षों को सामने लाए। चिंतन की एक परंपरा यह है कि जो पहले हो चुका है वही श्रेष्ठ है और हमें उसी के हिसाब से चलते रहना चाहिए। इसे हम गकियानुसी चिंतन भी कर सकते हैं। नवीन चिंतन इस वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ होता है। नई परिस्थितियों या नई समस्याओं के संदर्भ में समाधान भी नए होने चाहिए। अच्छे निबंध की चौथी और अंतिम विशेषता है विचारों को संक्षेप में युक्ति संगत और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता। इसे हम श्रेष्ठ अभिव्यक्ति कह सकते हैं। ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग ने 3 अर्हताएं बताई हैं। पहला, विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता। दूसरा, विचारों को युक्ति संगत तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता। और तीसरा, विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता। विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का अर्थ है कि लेखक की भाषा पर ऐसी पकड़ हो कि वह कम से कम शब्दों में ही अपनी बात कह सके। हम देखते हैं कि कई लोग एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कई बातें कहते हैं, कई तरीकों से समझाने का प्रयास करते हैं और कुल मिलाकर एक छोटी सी बात समझाने के लिए कई पृष्ठ भर देते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग गागर में सागर भरने वाले होते हैं। वे कम लिखते हैं पर एकदम सटीक लिखते हैं। यह अभिव्यक्ति के सामर्थ्य की पहचान है। आप संक्षेप में तभी लिख सकेंगे जब चिंतन में स्पष्टता हो और अभिव्यक्ति में तारतम्य हो। दूसरी बात है युक्तियुक्तता। अभिव्यक्ति युक्ति का अर्थ है तर्क। जब हम किसी बात को व्यक्त करते हैं तो उसकी एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए कि पूरी बात समझ में आए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी बात सूत्रबद्ध और क्रमिक रूप से कही जाए। अच्छे निबंध की विशेषताएं हैं आपके दृष्टिकोण में संतुलन हमेशा बना रहे, किसी भी विषय का पूर्ण समर्थन या पूर्ण विरोध न करें। तार्किक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि हर विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए सुनिश्चित निर्णय लेना चाहिए। आपका दृष्टिकोण यथार्थवाद से प्रारंभ होकर आशावाद पर समाप्त होने वाला होना चाहिए। जब तक हम यथार्थ की पहचान नहीं करेंगे तब तक उसे बेहतर बनाने का प्रयास असंभव है। यदि हम यथार्थ देखकर घबरा जाएंगे तो भी वह बेहतर नहीं होगा। इसलिए समस्या की पहचान एकदम यथार्थवादी तरीके से करते हुए अंत में आशावादी नजरिया अपनाते हुए समाधान की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। आपका नजरिया समग्रतावादी होना चाहिए। वर्तमान समय में यह माना जाने लगा है कि सारी समस्याएं अंतर संबंधित हैं, इसलिए समाधान को भी बहुस्तरीय, बहुसंदर्भी तथा बहुआयामी होना चाहिए। अतः जब भी किसी विषय पर आप सोचें, यह विचार अवश्य कर लें कि यह विषय कितने अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। अतः उसके बाद एक एकीकृत दृष्टिकोण से विषय को पूरी व्यापकता में देखते हुए विश्लेषित करें। आपके दृष्टिकोण में गहराई अवश्य होनी चाहिए। कई बार हम कई सिद्धांतों या अवधारणाओं को गहराई से नहीं पहचानते, लेकिन उनका प्रयोग करने का लोभ नहीं छोड़ पाते हैं। इसी प्रकार कई बार हम किसी विषय के एक ही आयाम से वाकिफ होते हैं और उसी आधार पर कई क्रांतिकारी सुझाव दे बैठते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना ही श्रेयस्कर होगा। निबंध की भूमिका और निष्कर्ष पर
आपके दृष्टिकोण को व्यक्त करने का काफी बड़ा दायित्व होता है। भूमिका में सारी बात का आधार प्रस्तुत कीजिए और निष्कर्ष में सारे निबंध का निचोड़ बहुत कम शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। भूमिका में यथार्थ प्रमुख हो और निष्कर्ष में आशा। लेख के मुख्य विषय कौन कौन से हो सकते हैं? सामान्य रूप से हम विषयों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय, दार्शनिक या कल्पना मूलक विषय तथा अन्य विषयों को ले सकते हैं, जैसे आर्थिक या अन्य सांस्कृतिक विषय। इस आधार पर हम कह सकते हैं सामाजिक विषयों में नारी का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, आरक्षण, युवा जीवन शैली, सांस्कृतिक आक्रमण आदि अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं। राजनीतिक विषयों पर निबंध पूछने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि उन विषयों पर विद्यार्थी प्रायः रटा रटाया निबंध लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक कल्पना मूलक विषयों का प्रायः 1-2 निबंध आ ही जाते हैं। एक बात और है, अब प्रायः ऐसे विषय पूछे जाने लगे हैं जो सीधे सीधे तैयार नहीं किए जा सकते। इन विषयों पर विश्लेषण की आवश्यकता अनिवार्य रूप से बनी ही रहती है, इसलिए निबंध की तैयारी में अधिकतम बल दें और तथ्यात्मक ज्ञान पर नहीं। लेख और निबंध में कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ अंतर होते हैं। ये दोनों विषय कुछ समानताओं की वजह से भ्रमित करती रहती हैं, फिर भी इन्हें कुछ बिंदुओं पर भिन्न समझा जा सकता है। लेख छोटा होता है और उद्देश्यपरक होता है, जबकि निबंध अपेक्षाकृत बड़ा और विषय परक होता है। लेख आमतौर पर 1500 शब्दों से अधिक नहीं होता, जबकि निबंध 3000 शब्दों तक भी लिखा जा सकता है। लेख अक्सर समसामयिक विषयों में बंधा होता है, जबकि निबंध में ऐतिहासिकता का सर्वाधिक समावेश होता है। किसी विषय पर केवल विचार लिख देना लेख कहलाता है, किंतु उसी विषय पर अपने विचारों को यथास्थान व्यवस्थित करके लिखना निबंध कहलाता है। लेख की विषय वस्तु में समसामयिक समस्याओं, घटनाओं आदि को लिया जाता है। लेख विषयगत होता है और विषय का प्रतिपादन ही लेख की प्रधान विशेषता है। इसमें लेखक की आत्माभिव्यक्ति का अभाव नहीं रहता, पर उसकी प्रधानता भी नहीं रहती। निबंध भावों का निरूपण है और इसकी शैली लेख से पृथक होती है। अतः निबंध और लेख दोनों ही भिन्न साहित्यिक विधाएं हैं। लेख में आत्माभिव्यक्ति के बजाय तटस्थता ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें पाठकों को आकर्षित करने के लिए तथ्यों आदि पर जोर दिया जाता है। इसमें भावों की प्रधानता कम होती है, जबकि भावपूर्ण प्रस्तुति के बिना निबंध की रचना संभव नहीं होती है। निबंध का संक्षेप सार अंत में दिया जाना